अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, दुनिया का जालिम तरीन इंसान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ से मंगोल फौज नजर आ रही थी। सबसे आगे जालिम तरीन शख्स का घोड़ा था। इसके सामने कैदी मुसलमानों की 3 कतारें खड़ी की गई थीं, जिनको जालिम हुक्मरान के हुक्म पर कत्ल किया जाना था। जालिम बोला, तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद ने मुसलमानों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली कतार में खड़े एक मुसलमान की गर्दन कटी, दूसरे की गर्दन कटी, तीसरे चौथे की। इसी दौरान पहली कतार में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी कतार में चला गया। पहली कतार में खड़े तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। जालिम की नजरें इसी बूढ़े पर थीं, जो मौत के खौफ से पहली कतार को छोड़कर दूसरी कतार में चला गया था। हुक्मरान घोड़े पे बैठा, हाथ में ताकतवर गर्ज उछाल रहा था। नाजरीन, वो लोगों के कत्ल का मंजर देखकर खुश हो रहा था। जल्लादों ने दूसरी कतार पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें फिर कटने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट रही हैं और जल्द इसकी बारी भी आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी कतार में खड़ा हो गया। नाजरीन, जाबिर हुक्मरान की नजरें अब भी बूढ़े पर जमी हुई थी कि वो अब तीसरी कतार जो आखिरी है वहाँ चला गया है। जालिम हुक्मरान ने सोचा कि बूढ़ा अब कहाँ जाएगा, बुढ़े को इसकी तलवार से कौन बचा सकता है। वहशी ने सोचा, मैंने लाखों इंसान मार दिए, तुझे कब तक बचेगा। तीसरी कतार पर जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। जालिम शख्स की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थी, जो कैसे मौत से भाग रहा है। नाजरीन, तीसरी कतार के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो मंगोल हुक्मरान की आवाज गूंजी, रुक जाओ जल्लाद, इस बूढ़े को अभी कुछ ना कहो। मंगोल सिपहसालार ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को भी छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। जालिम ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बूढ़े तो मेरी तलवार से नहीं बच सकता। बूढ़े मुसलमान ने कहा, अल्लाह की जात जो चाहे वो कर सकती है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। जालिम ने कहा, तेरा अल्लाह कैसे तुझे मुझसे बचा सकता है। जालिम का ये कहना ही था कि अचानक इसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। इसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया। एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि इसका दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। इसके बाद घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। इसने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। नाजरीन, अब इसका लश्कर भी हरकत में आ चुका था, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। घोड़ा जालिम को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि इसका सर पत्थरों से पटक पटक कर लहूलुहान हो गया और वो हलाक हो गया। नाजरीन, जालिम इंसान का फौजी लश्कर बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हुआ कि इसे छोड़कर भाग निकला, जबकि बूढ़ा बड़े आराम सुकून से अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो जालिम इंसान जिसकी मैंने ये कहानी सुनाई है, इसका नाम था हलाकू खान। जी हाँ, आज की वीडियो हलाकू खान के बारे में है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री इन्फो टीवी। हलाकू खान किस नस्ल से था और कैसे हलाकू खान की नस्ल ने दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा। नाजरीन, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शिमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से मंगोल नस्ल के जालिम इंसानों का एक ऐसा बगोला उठा था जिसने दुनिया की बुनियादों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। 13वीं सदी में मंगोल लाखों इंसानों की मौत और तबाही की वजह बने। ये लोग देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क तबाह करते चले गए। दुनिया इन जालिम इंसानों के सामने झुकती चली गई। इन वहशियों ने कुछ सालों के अंदर खून की होली खेली, खोपड़ियों के मीनार खड़े किए, हंसते बंसते शहरों
की राख उड़ाते ये वैशी बीजिंग से मॉस्को तक फैल गए और इसके बाद ये लोग तारीख इंसानी की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। इस सल्तनत को मंगोल सल्तनत का नाम दिया जाता है। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मरबा किलोमीटर पर फैली हुई थी। चंगेज खान इस सल्तनत का पहला खाकान बना। चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी, इसकी फतुहात हैरत अंगेज थी। दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से मिलता है। नाजरीन, पाकिस्तान में हजारा कबीले के लोग भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। हलाकू खान, जिसके बारे में ये वीडियो और जिसने मुसलमानों का कत्ले आम किया था, वो चंगेज खान का पोता था। वो भी मंगोल हुक्मरान था। ये हलाकू खान ही था जिसने माजी में मुसलमानों के मरकज बगदाद को तहस नहस करके रख दिया। हलाकू खान ने खलीफा हारून रशीद और शहरजाद के अल्फ लैलवी शहर बगदाद को तबाह और बर्बाद कर दिया था। साल था 1258। अब्बासी खिलाफत कायम थी और अब्बासी खिलाफत के आखिरी खलीफा मुस्तअसम का दौर था। बगदाद हर लिहाज से एक शानदार शहर था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बगदाद की बुनियाद खलीफा मुस्तअसम के बुजुर्ग अबू जाफर बिन अल-मंसूर ने साल 762 में रखी थी, जो चंद ही अशरों में दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार किया जाने लगा। दुनिया भर से फलसफी, उल्मा, साइंसदान और अदीब जहां पहुंचने लगे। इल्म किमिया के बानी जाबिर बिन हयान, बाबाए अल-जबरा, अल-ख्वारज़मी, मशहूर फलसफी अल-राजी, अल-कुंदी, मशहूर मुफक्कर अल-गजाली समेत कई अहम इल्मी शख्सियात यहीं रहश पजीर रही। नाजरीन, इस दौर के एक शायर ने बगदाद का नक्शा इन अल्फाज में खींचा था कि दजला का किनारा हसीनों से पुर था और शहर का चौक महरुखों से दमकता था। हर तरफ शादाबी थी, कुछ मनफी चीजें भी थीं। दौलत की फरावानी थी, लेकिन फिरका वारिद अरूज पर थी। कवे के हलाल या हराम होने पर मबासे हो रहे थे। खलीफा मुस्तअसम 37वें और आखिरी अब्बासी खलीफा थे, जो 1213 में पैदा हुए और 1243 में खलीफा बने। इब्ने अल-कमी खलीफा मुस्तअसम का वजीर खास था। खलीफा के बेटे के साथ रंजिश की वजह से इब्ने अल-कमी अंदर से अब्बासी खिलाफत के खिलाफ था। इसे जब मालूम हुआ कि चीन और रूस के वस्ती इलाके मंगोलिया से मंगोल हुक्मरान हलाकू खान मुल्कों पर मुल्क फतह किए जा रहा है, तो इब्ने अल-कमी ने हलाकू खान को पैगाम भिजवाया कि अगर वो बगदाद पर हमला करे तो इसकी मदद की जाएगी और कब्जा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चंगेज खान का पोता हलाकू खान अपने दादा की तरह सारी जिंदगी कत्लो गारत करता चला आ रहा था। 1256 में इसको इस वक्त ईरान का हुक्मरान बनाकर भेजा गया था। पहले हलाकू खान ने ईरान में कत्ले आम किया, इसके बाद भी कई मुमालिक पर हमला आवर होता रहा। नाजरीन, जब इसे इब्ने अल-कमी का पैगाम मिला तो इसे बगदाद में दिलचस्पी पैदा हो गई और 2 लाख की फौज के साथ निकल पड़ा। इसकी फौज बारूदी मवाद से लेस थी। इधर बगदाद में इब्ने अल-कमी ने चालाकी से खलीफा को मशवरा दिया कि बादशाह, आपकी इतनी बड़ी फौज ऐसे ही बेकार बैठी तनख्वाहें ले रही है, इनको दूसरे इलाकों के सरदारों के पास बेचकर किसी पैदावारी काम पर लगाएं, जिस पर ज्यादातर फौज दूसरे इलाकों में भेज दी गई। नाजरीन, इस तरह हलाकू खान लश्कर समेत 29 जनवरी 1258 को बगदाद पहुंचा। दरियाए दजला के किनारे पड़ाव डाला और खलीफा को खत लिखा, लोहे के सुए को घूंसा मत मारो, सूरज की बुझी हुई शम्मा समझने की गलती मत करो, दरवाजे खोलो, खंदकें भर दो, हुकूमत छोड़कर हमारे पास आ जाओ। अगर हमने हमला किया तो पाताल में पनाह मिलेगी, न आसमानों पर। नाजरीन, खलीफा ने हलाकू को जवाबी खत लिखा, तुमने खुद को कायनात का मालिक समझना शुरू कर दिया है। मशरिक से मगरिब तक अहले ईमान मेरे साथ हैं, इसलिए बखैरियत लौट जाओ। नाजरीन, दिन पर दिन गुजरते रहे। इस दौरान दरिया फरात के किनारे आबादी को हलाकू खान के सिपाहियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस पर खलीफा ने फौज मुकाबले के लिए भेजी, जो ततारियों के लश्कर के सामने न टिक सकी और चंद दिन के अंदर अब्बासी खिलाफत के सारे फौजी मारे गए। नाजरीन, बगदाद के शाही महल की ऊंची दीवारों और देव हिकल दरवाजे के पीछे बैठे खलीफा मुस्तअसम मुतफिक्र थे कि अब क्या किया जाए। नाजरीन, ऐसे में इब्ने अल-कमी ने मशवरा दिया कि वो खुद हलाकू खान का इस्तकबाल करने चले जाएं, इसे मालो दौलत से नवाजें। हलाकू खान बेतहाशा दौलत लेकर चला जाएगा। नाजरीन, 10 फरवरी
फरवरी 1258 को खलीफा चंद फौजी अफसरान और दरबारियों के साथ निकलकर हलाकू खान के खेमे की तरफ बढ़ा तो इनके साथ आने वाले तमाम लोगों को खेमे के बाहर ही रोक लिया गया और खलीफा खेमे के अंदर जाते ही सबको कत्ल कर दिया। नाजरीन, खलीफा को वहीं से पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। इसे कई रोज तक भूखा प्यासा रखा गया। जब वो भूख से निडाल हो गया तो इसे निकाल कर हलाकू के सामने पेश किया गया। कई रोज से भूखे बासी खलीफा को हलाकू खान ने हुक्म दिया कि वो जो हीरे जवाहरात लाया है इसे खाए। हलाकू ने कहा, खाओ ये हीरे जवाहरात। खलीफा बोला, मैं ये कैसे खा सकता हूँ? जिस पर हलाकू बोला, तो फिर ये चीजें जमा क्यों की? अगर तुम इस दौलत से जंग का सामान खरीदते, सिपाही भर्ती करते तो शायद आज मैं दरिया अबूर न कर पाता। नाजरीन, जिस पर अब्बासी खलीफा ने सर्द आब भरते हुए कहा, खुदा की यही मर्जी थी। नाजरीन, हलाकू खान ने जवाब दिया, अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। मंगोलों की रवायत के मुताबिक किसी बादशाह का जमीन पर खून बहाना बदशुगनी समझा जाता है, इसलिए हलाकू ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खलीफा को इस तरह से मारो कि खून जमीन पर न गिरे। नाजरीन, खलीफा को कलीन में लपेट कर पहले फौजियों ने लातों गूंसों का निशाना बनाया और फिर इस पर इस वक्त तक घोड़े दौड़ाए जब तक मौत वाक़या न हो गई। नाजरीन, इसके बाद हलाकू की फौजों ने बगदाद में इस हद तक कत्लो गारत की कि दरियाए दजला का पानी कई रोज तक सुर्ख रहा। कुतुब खानों को जला दिया गया। गलियों में पड़ी लाशों के ढेर से उठने वाला ताफुन की वजह से हलाकू को रिहायशी खेमा शहर से बाहर ले जाना पड़ा। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 10 लाख अफराद का कत्ल किया गया और एक हफ्ते तक मंगोल बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत में लूट मार करते रहे। नाजरीन, ये था हलाकू खान जिसने लाखों मुसलमानों का कत्ल आम किया था और फिर एक बूढ़े मुसलमान की बद्दुआ की वजह से हलाक हुआ। अब कुछ हलाकू खान के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ और कैसे मंगोलों का हुक्मरान बना। हलाकू खान एल खानी हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज खान का पोता था। चंगेज खान के लड़के तोली खान के 3 बेटे थे। इनमें एक मंगू खान था जो कराकरम में रहता था और पूरी मंगोल सल्तनत का खाने आजम था। दूसरा बेटा कुबलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा लड़का हलाकू खान था। नाजरीन, मंगू खान के जमाने में शुमाल मगरबी ईरान में एक इस्माइली ग्रोह हशाशीन ने बड़ा हंगामा और खून रेजी शुरू कर रखी थी। नाजरीन, ये इलाका मंगोलों के ज़ेर हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बाशिंदों ने मंगू खान से इस जुल्म सितम के खिलाफ फरियाद की। मंगू खान ने इस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को 1256 में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया और इसको इस्माइलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हलाकू ने इस्माइलियों के मरकज किला अल मौत पर कब्जा करके इस्माइली हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और इनके आखिरी बादशाह और शाह को कत्ल कर दिया। इस्माइलियों का जोड़ तोड़ने के बाद हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया। खलीफा मुस्तअसम के वजीर इब्ने अल कमी ने हलाकू खान से साजबाज करके हलाकू को बगदाद पर हमला करने के लिए आमादा किया था। 1258 में बगदाद तबाह करने के बाद हलाकू खान ने पूरे इराक पर कब्जा किया। बसरा और कूफा के अजीम शहर तबाह व बर्बाद कर दिए। इसके बाद मंगोल फौजों ने शाम पर हमला किया। मंगोल फौजें इसके बाद हलब पहुंच गईं। यहाँ 50,000 मर्द कत्ले आम में मारे गए और हजारों औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। मंगोल फौजें इस तरह कत्लो गारत करती रहीं और बर्बादी फैलाती हुई फलस्तीन पहुंच गईं। नाजरीन, फलस्तीन में नासरा के जनूब में ऐन जलूद के मकाम पर 1260 को एक खूनरेज जंग में मिस्र के ममलूकों ने इनको शिकस्त देकर पूरे शाम से निकाल दिया और इस तरह मिस्र मंगोलों के हाथों तबाही से बच गया। हलाकू खान ने ईरान में अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम की जो एल खानी हुकूमत कहलाती थी। इसने मुरागा को जो तबरेज 70 मील जनूब में वाक़या था अपना दारुल हुकूमत बनाया। बाद में दारुल हुकूमत तबरेज मुंतकिल कर दिया गया। हलाकू के बाद इसका बेटा अबाका खान तख्त नशीन हुआ। इसने भी अपने बाप की इस्लाम दुश्मन हिकमत अमली जारी रखी। नाजरीन, इसने पोप और यूरोप के हुक्मरानों से करीबी ताल्लुकात कायम किए और ईसाइयों के बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए आमादा किया। इसने यूरोप की ताईद से शाम पर हमला भी किया, लेकिन 1250 में हम्मस के करीब ममलूक हुक्मरान कलाउन से शिकस्त खाकर पसपा होने पर मजबूर हुआ। जंग ऐन जलूद 3 सितंबर 1260 को ममलूक अफवाज और मंगोलों के दरमियान लड़ी जाने वाली तारीख की मशहूर तरीन जंग है, जिसमें ममलूक शाह सैफुद्दीन कुत्स और मशहूर जर्नैल रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल अफवाज को बदतरीन शिकस्त दी। ये जंग फलस्तीन के मकाम ऐन जलूद पर लड़ी गई। इस फतह के नतीजे में मिस्र, शाम और यूरोप मंगोलों की तबाहकारियों से बच गए। जंग में एल खानी हुकूमत के मंगोल बानी
हलाकू खान का सिपह सलार रुकतगुबा मारा गया। मिस्र, शाम और फलस्तीन के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल ऐन जलूद का मैदान तारीखी हैसियत रखता है। नाजरीन, इस मैदान को ऐन जलूद इसलिए कहते हैं कि यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जलूद नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह को शिकस्त दी थी। ऐन जलूद के मैनी जलूद के चश्मे के हैं और इस इलाके में हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र पर हमला आवर था। नाजरीन, बगदाद में मुसलमानों के कत्ल आम के हवाले से एक कहानी है जो बहुत पॉपुलर हुई। कहानी कुछ यूं है कि बगदाद पर तातारी फतह के बाद हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक हजूम पर इसकी नजर पड़ी। पूछा, लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब आया, एक आलिम के पास खड़े हैं। तख्तर हलाकू ने आलिम को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। आलिम को तातारी शहजादी के सामने हाजिर किया गया। शहजादी मुसलमान आलिम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? आलिम, यकीनन हम ईमान रखते हैं। शहजादी, क्या तुम्हारा ईमान नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब करता है? आलिम, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहजादी, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तुम लोगों पर गालिब नहीं कर दिया? आलिम, यकीनन कर दिया है। शहजादी, तो क्या यह इस बात की दलील नहीं कि खुदा हमें तुमसे ज्यादा चाहता है? आलिम, नहीं। शहजादी, कैसे? आलिम, तुमने कभी चरवाहे को देखा है? शहजादी, हाँ देखा है। आलिम, क्या इसके रेवड़ के पीछे चरवाहे ने अपने कुछ कुत्ते भी रख छोड़े होते हैं? शहजादी, हाँ रखे होते हैं। आलिम, अच्छा, तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी तरफ को निकल खड़ी हों और चरवाहे के साथ आने को तैयार ही ना हो तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी, वो इनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो इनको वापस इसकी कमान में ले आए। आलिम, वो कुत्ते कब तक इन भेड़ों के पीछे पड़े रहते हैं? शहजादी, जब तक वो फरार हैं और चरवाहे के इक़्तिदार में वापस न आ जाएं। आलिम, तो आप ततारी लोग जमीन में हम मुसलमानों के हक में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भाग रहे हैं, इसके अतात पर नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन चैन तुम हम पर हराम किए रखोगे। हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे, इस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। नाजरीन, इस तरह का एक वाकया मौलाना रूमी का भी है कि कैसे उन्होंने अपने शहर कोनिया को हलाकू खान के कत्ल आम से बचाया था। अल्लाह के वली को कभी कोई आफत परेशान नहीं करती ता वक्त के अल्लाह का हुक्म ना हो। तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात की शाहिद है कि औलिया अल्लाह की जान लेने के दर पे दुश्मन खुद मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं और इनकी अक्लें खबत हो जाया करती। अल्लाह के वली को कभी कोई आफत परेशान नहीं करती ता वक्त के अल्लाह का हुक्म ना हो। तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात की शाहिद है कि औलिया अल्लाह की जान लेने के दर पे दुश्मन खुद मुसीबतों का शिकार हो जाते और इनकी अक्लें खबत हो जाया करती थी। जब हलाकू खान कहर बनकर बगदाद और तबरेज तक पहुंचा तो वो मौलाना रूम के शहर कोनिया पर भी जलगार करना चाहता था, मगर मौलाना रूम के जलाल ने इसके सिपाहियों को बेखुद कर दिया था। ये वली उल्लाह की शान है कि जहर, तलवार, आग और तीर भी इस पर असर नहीं कर सकती। 13वीं सदी में हलाकू खान के सिपहसालार बीजू खान ने कोनिया पर हमला किया और अपनी फौजें शहर के चारों तरफ फैला दी तो अहले शहर तंग आकर मौलाना रूम रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि इस कहर को शहर बर्बाद करने से रोक दें। मौलाना रूमी ने एक टेले पर जो बीजू खान के खेमा गाह के सामने था जाकर मसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बीजू खान के सिपाहियों ने जब मौलाना रूमी को देखा तो तीर चलाकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करना चाहा, मगर कमाने खींच न सकी। आखिर घोड़े दुराए ताकि तलवार से कत्ल कर दें, लेकिन घोड़े भी अपनी जगह से हिल न सके। तमाम शहर में गुलगुपाड़ा पड़ गया। सिपाहियों ने बीजू खान से जाकर यह वाकया बयान किया। इस पर इसने खेमे से निकलकर खुद मौलाना रूम रज़ियल्लाहु अन्हु पर कई तीर चलाए, मगर एक भी मौलाना रूम रज़ियल्लाहु अन्हु को जाकर ना लगा। बीजू खान घबरा कर घोड़े से उतर पड़ा और मौलाना रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ चला, लेकिन पाँव न उठ सके। आखिर मुहासरा छोड़कर भाग गया। इस तरह मौलाना रूमी का शहर कोनिया एक वली उल्लाह की बरकत व फैज़ से क़यामत सुगरा से बच गया। नाजरीन, आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त है, देखने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। शुक्रिया।